हेलो ऑल स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इजी सक्सेस क्लासेस की ऑनलाइन क्लासेस में। आज कल का जो जीके वाला पार्ट्स है वो कंटिन्यू करेंगे अपन। कल अपन ने कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री स्टार्ट करी थी, भारतीय संविधान का इतिहास, और उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। 1858 तक का भारतीय परिषद अधिनियम अपन ने पढ़ लिया था। 58 के परिषद अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी से कहां पर चला गया? ब्रिटिश संसद के हाथों में चला गया। ब्रिटेन की संसद ही आगे का भारत का शासन है वो चलाने लगी। उसके बाद भी कुछ प्रमुख अधिनियम आए जो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, भारत के संविधान में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका अहम योगदान है। तो आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, भारत शासन अधिनियम से कुछ जो आगे अधिनियम आए वो इस प्रकार है। पहला आया 1861 में। ठीक है, 1861 में जो भारत शासन अधिनियम आया, इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो मोस्ट है, जो आपको एग्जामों के तौर पर ध्यान रखना है, वो है अध्यादेश। अध्यादेश क्या होता है? देखिए, नॉर्मली उस टाइम पर भी अगर कोई रूल्स भारत में अप्लाई करना है, कोई नियम बनाना है, तो उसके लिए गवर्नर और उनकी जो परिषद थी कार्यकारिणी, उनको वोटिंग के आधार पर डिसीजन लेने होते थे। ठीक है, देखिए, गवर्नर उनकी जो कार्यकारिणी परिषद होती थी वो अपने अकॉर्डिंग वोटिंग के आधार पर कोई फैसला लेती थी कि किस तरीके से भारत में वो नियम पारित होना है या नहीं होना है। पर गवर्नर को एक अधिकार अध्यादेश के थ्रू मिल चुका था, जिसमें ये था कि अगर गवर्नर चाहे तो कोई भी इमरजेंसी में कोई भी रूल्स भारत में एक एक्ट बना सकता है और उसको भारत में लागू करवा सकता है। ठीक है, तो अगर कोई इमरजेंसी में कोई नियम कानून बनाना हो तो उसमें अध्यादेश का उपयोग किया जाता है। ये शक्ति जो थी वो गवर्नर को किससे मिली? 1861 के भारत शासन अधिनियम से मिली। ठीक है, इसके बाद अगला जो आया 1852। तो 1852 के भारत शासन अधिनियम में क्या बदलाव हुआ है? देखिए, यहाँ पर स्टार्ट हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली ऐसी प्रणाली होती है जिसमें चुनाव प्रत्यक्ष मतलब आम जनता द्वारा नहीं किए जाते। अप्रत्यक्ष में किसी और तरीके से किए जाएंगे, पर इसमें आम जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी। ऐसे चुनाव प्रणाली को यहाँ पर अपनाया गया 1852 के भारत शासन अधिनियम में। और एक और पॉइंट यहाँ पर दिया गया, आयव्यय और जो बजट था उस पर वाद विवाद, मतलब उसके ऊपर वाद विवाद और बहस होनी स्टार्ट हो गई। आयव्यय पर, भारत का जो राजस्व और आयव्यय होती थी और बजट होता था, उसके ऊपर बहस होना कहां से स्टार्ट हुई? 1852 के भारत शासन अधिनियम से। ठीक है, इसके बाद 1909, ये महत्वपूर्ण है। 1909 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, 1909 का भारत शासन अधिनियम, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं और मोस्ट भी है, तो ध्यान रखना है 1909 का भारत शासन अधिनियम क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, 1909 का भारत शासन अधिनियम जब आया तो इससे कुछ टाइम पहले ही 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, आपको पता है। और बंगाल विभाजन में योगदान था किसका? मिंटो का, जो उस टाइम पे भारत के वायसराय बनकर आए थे। ठीक है, 1905 के बाद में, तो उनका योगदान था बंगाल विभाजन में। एक्चुअली बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन ने करवाया था, पर जो बंगाल विभाजन हुआ था उस पर फाइनल सिग्नेचर जो होते थे, फाइनल डिसीजन जो हुआ था, क्योंकि उस टाइम पर वायसराय चेंज हो चुके थे और 1905 के बाद 1906 में मिंटो आ चुके थे, तो उन्हीं के आधार पर हुआ। तो उस समय लोगों ने बहुत विरोध किया, किसका? बंगाल विभाजन का। तो विरोध के बाद में इन्होंने एक सुधार लेकर आए, रिफॉर्म लाए, और उन्होंने इसको नाम दे दिया मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, उनके नाम से। तो इसीलिए ये 1909 का जो भारत शासन अधिनियम आया था, इसको एक नाम और दिया जाता है, मार्ले मिंटो सुधार। पॉइंट क्लियर? देखिए, उसमें कुछ और बदलाव भी हुए। इन्होंने इसमें क्या किया, एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुस्लिम समुदाय का पृथक प्रतिनिधित्व स्टार्ट करवाया। मुस्लिम समुदाय का पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि मुस्लिम समुदाय उनके लिए अलग व्यक्ति को चूज करेगा और उसको ही अपना प्रतिनिधित्व, उसको ही वो वोट करेंगे। मतलब उनको अलग समुदाय के व्यक्ति को वोट करने की जरूरत नहीं। मुस्लिम समुदाय का कोई व्यक्ति है तो वो उन्हीं में से खड़ा होगा और उसी को वोट करेंगे। तो उनका एक सेपरेट प्रतिनिधित्व डिसाइड कर दिया गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद एक और हुआ, भारतीयों को कार्यकारिणी परिषद में नियुक्ति मिलने लगी। गवर्नर की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी, जो समिति परिषद होती थी, उसमें काम करने के लिए पहले ब्रिटेन से ही लोगों को यहाँ पर भेजा जाता था। पर इसके बाद में
1909 के बाद में भारतीयों को इसमें नियुक्ति की परमिशन दे दी गई। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर समझना है 1909 का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। देखिए अभी अपन ने देखा मुस्लिम समुदाय का पृथक प्रतिनिधित्व, तो इससे समझ में आ रहा है कि पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि अगर बात करें चुनाव प्रणाली की, तो चुनाव प्रणाली सभी के लिए कॉमन होती, ठीक है, पर यहाँ पर समुदाय के हिसाब से अलग अलग चुनाव प्रणालियां कर दी गई। मतलब सामुदायिक चुनाव प्रणाली यहाँ पर आने लगी। मतलब एक समुदाय के लिए अलग चुनाव प्रणाली होगी, दूसरे समुदाय के लिए अलग चुनाव प्रणाली होगी। आ रहा समझ में? तो ये मार्ले मिंटो सुधार का, या मार्ले मिंटो सुधार में कह सकते हैं 1909 का भारतीय शासन अधिनियम का महत्वपूर्ण रोल था। ठीक है, समझ में आ रहा? कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। अलग से पृथक प्रतिनिधित्व हुआ चुनाव प्रणालियों में, कार्यकारिणी में भारतीयों को नियुक्ति होने लगी, और मार्ले मिंटो सुधार इसको कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उस टाइम पर जो हमने जो गलतियां की उसको हम सुधार के नाम से इस अधिनियम के थ्रू उसको सुधार रहे हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मार्ले मिंटो रिफॉर्म, मार्ले मिंटो सुधार। ठीक है, देखिए अगला है 1919 का भारतीय शासन अधिनियम। देखिए 1919 में जो भारतीय शासन अधिनियम आया, इसे मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार क्यों कहा जाता है? क्योंकि चेम्सफोर्ड उस टाइम पर वायसराय थे, ठीक है, और वो लेकर आ गए थे, इसलिए इसको मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मार्ले मिंटो का भी पूछा जाता है। मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार कब हुआ था? तो आपको पहला क्वेश्चन यही बनता है सन। तो 1919 में मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार, मतलब भारत शासन अधिनियम, जिसको मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, अब देखते हैं इसमें हुआ क्या था। महत्वपूर्ण पॉइंट से ध्यान से देखिएगा। द्विसदनात्मक शासन की स्थापना हुई। यहाँ पर द्विसदनात्मक शासन प्रणाली क्या होती है? देखिए 2 सदन होंगे। द्विसदनात्मक मतलब 2 सदन, एक होगा राज्य परिषद और एक होगा केंद्रीय विधानसभा। ठीक है, क्या काम होंगे, किस तरीके से होंगे, दोनों के अलग अलग है। देखिए राज्य परिषद जो होगी उसमें 60 सदस्य शामिल थे, ठीक है, और सेकंड जो थी केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, जो केंद्रीय विधानसभा थी इसमें 145 सदस्य थे। कितने? 145। जो राज्य परिषद थी इसका कार्यकाल 5 वर्षों का था, सदस्यों का कार्यकाल, और केंद्रीय विधानसभा जो थी इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्षों का था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा का 3 वर्षों का, तो इसका 5 वर्ष, इसका 3 वर्ष, इसके 60 और इसके 145 सदस्य। इतना क्लियर हो रहा आपको? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये द्विसदनात्मक शासन व्यवस्था होगी, मतलब 2 पार्ट में, एक केंद्रीय विधानसभा होगी और एक राज्य परिषद होगी। ठीक है, दूसरा द्वैत शासन प्रणाली का प्रारंभ हुआ। द्वैत शासन प्रणाली मतलब 2 रूप में शासन प्रणाली होगी, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया आपको। ठीक है, देखिए इसके बाद यहाँ पर कुछ विषयों को, जो यहाँ पर जो विषय रहेंगे जिनके ऊपर सरकार फैसले लेती है, नियम कानून बनाती है, वो 2 रूप में बांट दिए गए। कुछ विषय थे आरक्षित और कुछ थे हस्तांतरित। तो आरक्षित जो सब्जेक्ट रहेंगे, जो विषय रहेंगे, इनके ऊपर कानून बनाने का और फैसले लेने का अधिकार गवर्नर, उसकी कार्यप्रणाली की जो परिषद रहेगी उसके अधीन रखा गया। ठीक है, गवर्नर उसकी जो परिषद रहेगी उनके अधीन रखा गया कि वही इस पर निर्णय ले सकते हैं आरक्षित क्षेत्रों पर हस्तांतरित जो विषय रहेंगे उन पर फैसले लेने का अधिकार जो विधानमंडल थी उसके उत्तरदायी जो भारतीय मंत्री थे वो ले सकते हैं। मतलब भारतीय मंत्रियों को यहाँ मौका दिया गया था कि हस्तांतरित विषय पर वो भी कुछ नियम कानून और जो फैसले लेने रहेंगे वो ले सकते हैं, पर इस पर नहीं ले सकते। इस पर गवर्नर और उनकी जो कमेटी रहेगी वही इस पर निर्णय लेगी। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है मार्टिन चेम्सफोर्ड सुधार की, जो इस तरीके से है। एक तो इसका नाम, दूसरा द्विसदन और द्वैत शासन प्रणाली, सदन राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा रहेगी। देखिए यहाँ पर आरक्षित और हस्तांतरित विषय हैं। आरक्षित पर गवर्नर उसकी कमेटी फैसला लेगी और इस पर भारतीय मंत्री रहेंगे। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स थे इसके। देखिए नेक्स्ट है 1935। ठीक है, 1935 का भारतीय शासन अधिनियम, यह महत्वपूर्ण भी है और मोस्ट भी है। 1935 का भारतीय परिषद अधिनियम कहा जाता है भारत के संविधान पर सबसे ज्यादा इसी का ये कह सकते हैं इसी का प्रभाव रहा है। बहुत ज्यादा नियम जो थे भारत के संविधान में, बहुत ज्यादा एक्ट जो थे, अधिनियम जो थे, वो यहीं से लिए हुए हैं 1935 के भारतीय शासन अधिनियम में। तो कभी क्वेश्चन आ जाए कि भारत का संविधान सबसे ज्यादा प्रभावित किस अधिनियम से रहा है, तो 1935 के अधिनियम से रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? चलिए अब बात समझते हैं किस तरीके से इसने भारत के उस पर प्रभाव डाला है। सबसे पहले देखते हैं इसमें 451 धाराएं थी,
मतलब इतना बड़ा था ये कि 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट थी इसमें, ठीक है। उसके बाद 11 प्रांतों में जो भारत में उस टाइम पर जो 11 प्रांत थे उनमें बांटा गया भारत, ठीक है। तो जो ब्रिटिश प्रांत बने थे भारत में 11, उनमें भारत को बांटा गया और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र बनाए गए, ठीक है। इन 11 प्रांतों में जो वहां पर उस टाइम पर ब्रिटिश संसद के द्वारा जो इस अधिनियम के तहत ये 11 प्रांत बनाए गए थे, इन प्रांतों में देसी रियासतों को स्वेच्छा से शामिल होने की अनुमति थी। कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी कि आपको शामिल होना ही पड़ेगा, स्वैच्छिक छोड़ दिया गया कि आपकी स्वेच्छा से देसी रियासतें इसमें आकर शामिल हो सकती हैं। पर ब्रिटिश प्रांतों की स्थापना हुई तो 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नर क्षेत्र यहाँ पर बने थे, क्लियर, ठीक है। इसके बाद द्वैध शासन का यहाँ पर अंत किया। जो अपन ने लास्ट टाइम देखा था, द्वैध शासन की नींव रखी गई थी 1919 मार्टिन चेम्स्फोर्ड सुधार में, वो द्वैध शासन यहाँ पर जाकर समाप्त कर दिए गए, ठीक है। उसके बाद बर्मा, देखिए बर्मा जो म्यांमार था, ये बहुत क्वेश्चन बार आता है, जिसका वर्तमान म्यांमार नाम है बर्मा, ये भारत से अलग कर दिया गया और एक अलग देश बना दिया गया। तो ये ध्यान रखना है, ये भी 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही हुआ है। उसके बाद एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, जो भारत का अभी प्रमुख बैंक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है, इसकी स्थापना 1935 में इसी टाइम पर हुई थी, 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। तो ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट से ध्यान रखने आपको 1935 के भारत शासन अधिनियम से। क्लियर होता जा रहा है, ठीक है।